Hello dear today. In SST we are discussing civics federalism chapter, and in this chapter we are discuss about the what makes India a federal country. We have short discussion about this topic, how the power division, some states are given more power, written constitution, uniform union territory, jurisdiction and level of government. So let me discuss all these topics in details. So let me start this topic from division of power. So when we are discussing about the division of the power, so as we have discussed that in our constitution there are the provision of the three levels of government, and mainly the central government and as well as the state government, and last is the local government. But here the power division is most important among the state and central government. So on the basis of the central and state government in our constitution, it is also the provision of the power sharing concept, how the power is divided among these two kinds of or these two levels of government. So we find the three list by our constitution as entitled union list, state list and concurrent list. सो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये तीन लिस्ट हमारी क्या है पावर शेयरिंग से रिलेटेड. तो पावर डिवीजन की बात किया तो सबसे पहले लिस्ट हमको मिलती है यूनियन लिस्ट. यूनियन लिस्ट हमारी ऐसी सब्जेक्ट से बनी होती है जिस पे पूरा लॉ बनाना या कोई डिसीजन मेकिंग सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के पास होती है. अगला हमारा होता है स्टेट लिस्ट. स्टेट लिस्ट में ऐसे ही सब्जेक्ट्स होती हैं जो किसी पार्टिकुलर स्टेट के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं या उस स्टेट के लोकल लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होते हैं, और इस पर पूरा राइट होता है. स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह इस पर रूल रेगुलेशन या कोई लॉ बना सकें. अगली आती है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो स्टेट और सेंट्रल दोनों लेवल के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंस माने गए हैं. तो ऐसे में दोनों ही गवर्नमेंट को, इट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों को वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि ये दोनों ही अपने लॉ बना सकते हैं. तो लेट मी डिस्कस ऑल दीज टॉपिक्स इन डिटेल. फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट. यूनियन लिस्ट हैज़ सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस. यूनियन लिस्ट में किसी राष्ट्र से संबंधित, कंट्री से संबंधित सारी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इसमें शामिल किए गए हैं. यूनियन अलोन कैन मेक लॉज. इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन अकेले ही किसी प्रकार की लॉ को बना सकती है. अब इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं? सो दीज आर मेंशन अबाउट डिफेंस सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, करेंसी, फॉरेन एंड कम्युनिकेशन. कि हम इसमें डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन से रिलेटेड जितने भी रूल रेगुलेशंस होते हैं उन पे डिसीजन मेकिंग या लॉ मेकिंग हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है. कम्युनिकेशन से रिलेटेड रूल रेगुलेशन बनाने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है. तो इस तरीके से हमारे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो यूनियन लिस्ट में शामिल किए जाते हैं. नेक्स्ट इज आवर स्टेट लिस्ट. स्टेट लिस्ट हैज़ सब्जेक्ट ऑफ लोकल एंड स्टेट इम्पॉर्टेंस. कि स्टेट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो लोकल और स्टेट दोनों लेवल पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने गए हैं. स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ. इस पर किसी पार्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट अकेले ही किसी लॉ को बना सकती है. इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन. सच सब्जेक्ट्स आर मेंशन्ड इन आवर स्टेट लिस्ट. एंड थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट हैज सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बोथ टू सेंटर एंड स्टेट. ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिस पे कोई सिंगल गवर्नमेंट कोई लॉ नहीं बना सकती है, कोई रूल नहीं पास कर सकती है. यहाँ पर
ऐसे सब्जेक्ट इसमें शामिल किए गए हैं जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह अपने तौर पे या अपने लेवल पे लॉज वगैरह पास कर सकें। जैसे एजुकेशन को लेकर के, एजुकेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा काम करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे एजुकेशन को बढ़ाने के लिए अपने कदम उठाती रहती हैं। ऐसी बहुत सारी इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो सेंट्रल और स्टेट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये दोनों मिलकर के इस पे लॉ फ्रेम कर सकती हैं। सब्जेक्ट की बात की जाए तो एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज एंड एडॉप्टेशन एंड सक्सेशन जैसी जो सब्जेक्ट्स हैं इनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये हमारी हैं 3 लिस्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, and on the basis of this list we find the division of power in our country among the different levels of government. Now let me discuss some other topics or other subjects which are not included or not available in our countries or in our system when the constitution was adopted or was just making process. कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसमें कुछ ऐसे भी मामले सामने आए थे जो उस समय नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हमको सामने देखने को मिलते हैं, जैसे हमारी कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड, हमारी साइबर से रिलेटेड जितने भी इशूज़ हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आए हैं। साइबर लॉ का बनना भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के समय में अवेलेबल नहीं थे लेकिन बाद में चलकर उनको ज़रूरत पड़ी, ऐसे सब्जेक्ट के लिए एक बनाया गया है रेसिड्यूरी सिस्टम या रेसिड्यूरी सब्जेक्ट जिसको कहा गया है। और रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में हमारे साइबर से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं, जितने भी लॉज हैं, वह सभी इसमें शामिल किए जाते हैं। So we can find that कि all subject which are or which do not fall under these 3 list as union list, state list and concurrent list, कि रेसिड्यूरी पावर्स या रेसिड्यूरी सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इन 3 लेवल में या इन 3 लिस्ट में दिखाई नहीं पड़ती हैं, तो इनको रेसिड्यूरी सब्जेक्ट के तौर पे अलग से मेंशन किया गया है। एंड यूनियन गवर्नमेंट अलोन हैज़ द पावर टू मेक लॉज एंड ऑन द रेसिड्यूरी सब्जेक्ट ओनली यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक द लॉज लाइक एज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और यू कैन से दैट आर साइबर रिलेटेड इशूज। सो इट इज़ द division of power, how the power is divided of provision in Indian Constitution. And now let me discuss how is federalism practiced in India. कि इंडिया में किस तरीके से फेडरलिज्म को लाने की कोशिश की गई है, किस तरीके से पावर को हम बार बार देख रहे हैं कि पावर का डिवीज़न हो रहा है। तो पहली चीज़ तो हमने देख लिया कि हमारे कंट्री में पावर का डिवीज़न कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोविज़न किया गया है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जिन्हें समय के अनुसार बदला भी गया है। जब हमारी कंट्री फ्री हुई उसके सामने बहुत सारी समस्याएं थी, फिर धीरे धीरे उन समस्याओं को सुलझाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की गई थी। और उसमें भी नई एक समस्या आई थी लैंग्वेज को लेकर के। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हम देखते हैं कि ये किस तरीके से लैंग्वेज हमारे कंट्री में फेडरलिज्म को बढ़ाने में हेल्प की थी। बाय क्रिएटिंग लिंग्विस्टिक स्टेट which has made administration easier, new state has been created since 1947। कि जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई उस समय अधिकतर जगहों पे लैंग्वेज को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई और लोगों ने लैंग्वेज की बेस पे लिंग्विस्टिक स्टेट की डिमांडिंग की। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टेट भी हमको दिखाई दिए
जो लैंग्वेज के बेस पे बनाए गए हैं, और ये जो डिवीज़न किया गया है, जो लिंग्विस्टिक बेस्ड जो स्टेट बनाए गए, ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को आसान कर रहे थे। नो लैंग्वेज हैज़ बीन गिवन टू द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी एक लैंग्वेज को, किसी सिंगल लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया है। अब हम सबको मालूम है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस को मान्यताएं दी गई हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे। Restricting the power sharing between center and state, rise of regional political parties and coalition government had led to a new culture of power sharing. अब ध्यान बात ये कि हमारे यहाँ का जो पावर शेयरिंग है वह सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में तो है ही, इसके अलावा हम देखें तो हमारा जो पावर डिवीज़न है वह पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में भी दिखाई देता है। ये जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें भी पावर डिवीज़न है, हमारी सेंट्रल पावर पॉलिटिकल पार्टी उनमें भी डिवीज़न है, कॉलिजन गवर्नमेंट है वहाँ पे भी डिवीज़न दिखाई देता है। तो इस बेस पे देखा जाए तो पावर शेयरिंग के अलग अलग कल्चर्स भी हमारे सामने दिखाई पड़ रहे हैं। 3-4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, ये हमारी जो गवर्नमेंट है वह हमारे 3 लेवल्स पे डिवाइड होती हैं, या वी कैन से दैट कि आवर गवर्नमेंट हैज़ द 3 organs: legislative, executive and judiciary. It is also the form of the power sharing in our country. So हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं फेडरलिज्म के बारे में, लिंग्विस्टिक स्टेट के बारे में एक कंप्लीट डिस्कशन कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या थी, इनका कॉन्सेप्ट कैसे आया और ये किस तरीके से आगे बढ़ते चले गए। सो फर्स्ट चैलेंजेस फेस्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज लिंग्विस्टिक स्टेट, कि हमारी इंडिपेंडेंस के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज आया था लोगों के सामने वह था लिंग्विस्टिक स्टेट को लेकर। इन 1947 द एरियाज, boundaries and names of several old states of India were changed in order to create new state. इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारी एरियाज क्रिएट की गई, बाउंड्री लाइन डिसाइडेड की गई, बहुत सारी पुरानी स्टेट के नाम बदले गए, सिर्फ इसीलिए कि नए नए स्टेट हमारे सामने आ सके, उनमें एक प्रॉपर वे में पावर शेयरिंग की जा सके। न्यू स्टेट वर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, कि लैंग्वेज एंड कल्चर के बेस पे भी स्टेट को डिवाइड करने की बात की गई थी। जहाँ पर एक ऐसी एरिया जहाँ पे एक ही जैसे लैंग्वेज बोल रहे थे, उन्होंने डिमांड की कि हमें उस टाइप के ये उस पूरे एरिया को एक स्टेट का दर्जा दिया जाए। सम स्टेट वर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी एंड जियोग्राफी सच एज नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। कुछ ऐसे भी स्टेट हमारे सामने आए थे जो वहाँ की लैंग्वेज को देखने के साथ साथ वहाँ की कल्चर को देखते थे, उनका जियोग्राफिक एरिया देखने के बाद वहाँ के स्टेट को फॉर्म किया गया था। तो इसमें हमारा नागालैंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आता है। उत्तराखंड का जो एरिया है वह भी आपकी जोग्राफिक सिचुएशन को देखते हुए बनाया गया। झारखंड का भी एरिया लोकेलिटी को देखकर, जोग्राफिकल फीचर्स को देखते हुए क्रिएट किया गया था। सम कॉन्सर्न दैट इट माइट लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ नेशन बट वर्क वेल एंड इफेक्टिवली। ऐसे बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये जो पावर डिवीज़न है या जो स्टेट का जो डिवीज़न किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारी कंट्री का इंटीग्रेशन को तोड़ रहा है, हमारे नेशन को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर रहा है। लेकिन ये जो डिवीज़न है कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में है। पॉजिटिव वे में मतलब क्या है कि हमको यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देख पाना आसान है, यहाँ पे वर्क करना आसान होता है, हम इफ़ेक्टिवली यहाँ पे किसी भी वर्क को या एडमिनिस्ट्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो अलग अलग बेसिस बने थे और अगला बेस जो लिया गया था हमारे कंट्री में वह था लैंग्वेज पॉलिसी का आना। तो लैंग्वेज पॉलिसी क्या थी, हम इसको समझते हैं कि अ सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी, कि अभी तक जोग्राफी, कल्चर, इन सब चीज़ों को लेकर के स्टेट फॉर्म हो रहे थे, लेकिन अगली चीज़ जो पे प्रैक्टिस की गई थी
स्टेट बनाने की, वह थी हमारी लैंग्वेज पॉलिसी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हिंदी वॉज आइडेंटिफाई एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, बट इट इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस। कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं माना गया है। हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज आइडेंटिफाई किया गया है, डिक्लेयर किया गया है, लेकिन हिंदी हमारे सिर्फ और सिर्फ 40% पीपल्स के द्वारा ही बोली जाती है हमारी कंट्री में। सो देयर आर 21 अदर शेड्यूल्ड लैंग्वेज स्टेट दैट कैन एंजॉय इट्स ओन लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल पर्पज। तो हिंदी के अलावा 21 और भी लैंग्वेजेस थी जिन्हें हमारे कंट्री में ऑफिशियल पर्पस के लिए उनको अलाउ किया गया है, उनको मान्यता दी गई है। We have adopted 3 language structure and any 2 languages can be used for administrative purpose। हमारे कंट्री में 3 लैंग्वेज स्ट्रक्चर है और इनमें से किसी भी 2 लैंग्वेज को हम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो लैंग्वेज पॉलिसी हमारी कंट्री की है। और भी देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द यूज़ ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज वाज टू बी स्टॉप इन 1965, बट नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट डिमांडेड दैट द यूज़ ऑफ इंग्लिश। Therefore, the central government said to continue the use of English along with Hindi for official purpose। 1965 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किए जाना बंद किया गया था, लेकिन जब नॉन हिंदी स्पीकिंग यानी ऐसे स्टेट जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जा रही थी वहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही थी उनको कम्युनिकेट करने में या हिंदी को एक्सेप्ट कर पाने में उनको दिक्कत हो रही थी। तो ऐसे में उन्होंने डिमांड किया कि उनको इंग्लिश की ज़रूरत होगी ऑफिशियल के लिए। सो वहाँ पर इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ पर डिक्लेयर किया गया और उसको कंटिन्यू करने के लिए आगे बढ़ाया था। अ कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। कि जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एग्जामिनेशन कराती है तो वहाँ पे जो हमारी 22 लैंग्वेजेस होती हैं उनमें से किसी भी लैंग्वेजेस को वहाँ पे वो वेरीफाई करती हैं और उनमें से किसी एक को भी माध्यम बनाकर आगे बढ़ाने की बात करती हैं। ऐसे ही स्टेट लेवल पे भी बहुत सारी लैंग्वेजेस दी गई हैं जिनको कोई भी स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे अपने काम के लिए यूज़ कर सकता है। सो इट्स ऑल अबाउट द language policy in our country. So in next day we will try to understand central and state relationship कि हमारे कंट्री में सेंट्रल एंड स्टेट का रिलेशन किस प्रकार से देखने को मिलता है। सो थैंक्स टू एवरीवन।